T20 सीरीज हो गया है खत्म और पिछले मैच के बाद कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट की लूप होल्स को लेके हर एक जगह बात हुआ। तो कल जॉस बटलर टॉस पे आके कहते हैं कि प्लेइंग 11 में एक चेंज है, मार्कुड आया है और हमारे पास 4 इंपैक्ट सब्स है। मतलब जैसे आईपीएल में टॉस के बाद कैप्टन कहते हैं कि 4 इंपैक्ट प्लेयर है हमारे पास, पूरा एटीट्यूड के साथ ही कहा है। उसके बाद इतना अकड़ दिखाने के बाद शिवम दुबे को 2 विकेट देके गया, अभिषेक शर्मा को 2 विकेट देके गया, हमारे पार्ट टाइमर ने 4 विकेट ले लिया। तो फिर ये एटीट्यूड किस बात का था? और मुझे ये चीज इंग्लैंड का बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि प्लेइंग 11 किस तरीके से बनाया गया है। जो साकिब महमूद पिछले मैच पे 3 विकेट लिया था उसको बाहर कर दिया। जोफ्रा आर्चर जिसको बॉलिंग नहीं आती वो लगातार खेले जा रहे हैं और जो भी बैट्समैन आर्चर के सामने आ रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। मतलब आज अगर रवि विष्णु आर्चर के सामने आ जाए वो भी मार देगा, ऐसा हाल है। मैं तो सोचता हूँ कि कभी-कभी मैं इंग्लैंड के डाउनफॉल के बारे में बात करूं कि ओवेन मॉर्गन जिन्होंने 5 साल मेहनत करके सब कुछ लगा के एक बेहतरीन टीम बना के दिया था, एक बेहतरीन माइंडसेट लेके आया था, सब कुछ दफन कर दिया इस टीम ने। ओडीआई वर्ल्ड कप में मरते मरते आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किए थे और T20 में भी आपका यही हाल है। खैर इंडिया के प्लेइंग 11 में भी एक चेंज था। मोहम्मद शमी वापस आया था अर्शदीप सिंह की जगह। देयर इज नो प्लेस फॉर हर्षित राणा, देयर इज नो प्लेस फॉर ध्रुव जुड़ेल। 247 बनाया इंडिया ने और मैं तो खुश नहीं हूं और किसी का होना भी नहीं चाहिए। जिस पोजीशन में इंडिया था कल तो एटलीस्ट 300 बन जाना चाहिए था आराम से। पिछले 4 महीने में 4-5 महीने में 3 बार हमारे पास मौका था 300 बनाने का, एक बार भी हमसे बन नहीं पाया। मतलब कल पहले 10 ओवर पे 143 था इंडिया का स्कोर, 2 विकेट खो के आखिरी के 10 ओवर पे सिर्फ 104 रन बनाए। आखिरी की 10 ओवर पे 104 तो कोई भी T20 मैच में बन जाता है। कल तो एटलीस्ट 300 रन बन जाना चाहिए था। एक चीज मैं इंटरनेट में बहुत देखता हूं, जब भी इंडिया T20 में आजकल 250 प्लस स्कोर करता है तो बहुत लोग पोस्ट करते हैं कि जब से 2-3 खिलाड़ी T20 से रिटायर हुआ है तब से हमारा टीम T20 में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज्यादा रन बना रहा है। जो ऑब्वियस है क्योंकि जो माइंडसेट यंगस्टर्स लेके आते थे उनके पास नहीं था। दूसरा वो जो प्लेयर्स थे वो 3 फॉर्मेट प्लेयर्स थे। अगर आप आज का T20 टीम देखो हमारा, ज्यादातर प्लेयर्स T20 के प्लेयर्स थे और शायद ही कभी आप उनको टेस्ट मैच में खेलते हुए देखोगे। कुछ तो शायद ओडीआई भी कभी ना खेले। तो ये एक डिफरेंस था, जो पॉजिटिव डिफरेंस है, अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। खैर अब शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीत के इंग्लैंड फील्डिंग चुनता है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आते हैं। पहला ही बॉल शॉर्ट बॉल, संजू को जोफ्रा आर्चर का पुल करते हुए छक्का। ओवर का 5th बॉल फिर से शॉर्ट बॉल और एक पुल शॉट और एक छक्का। अगर ये दोनों छक्के पे आप नजर डालो, बैकफुट पे नजर डालो, तो बैकफुट का पोजीशन देखो कितना अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले 4 मैच में कहा था संजू का बैकफुट ऑलमोस्ट स्टंप के रूट पे होता था, लेकिन इन 2 छक्के पे उसका बैकफुट का पोजीशन बहुत अच्छा था। तो लगा आज पूरे तरीके से तैयार होके आया है शॉर्ट बॉल के लिए, बाउंसर के लिए। मार्कुड आता है सेकंड ओवर लेके, वही शॉर्ट बॉल, वही सेम शॉट और आउट। 5 बार 5 मैच पे सेम तरीके से सेम टेक्निक के साथ सेम शॉट खेलते हुए संजू सैमसन आउट हुआ है। और जिस बॉल पे आउट हुआ है उस बॉल पे बैकफुट का पोजीशन देख लो एक बार। ऐसा लग रहा है जो टो है वो बस स्टंप पे लगने ही वाला है। उस पोजीशन से आप कभी भी पुल शॉट लगा ही नहीं सकते हो। हाँ, आप स्कूप जरूर कर सकते हो पीछे की तरफ, जैसे कि जॉर्ज बटलर कभी कभी करता है। डीप इन द क्रीज बहुत पीछे जाके ऑलमोस्ट एक पैर कभी कभी उसका स्टंप के पीछे होता था, फिर स्कूप कर सकते हो। लेकिन इस पोजीशन से आप पुल तो कभी नहीं कर सकते संजू। स्पेशली जब बॉल का स्पीड 140 प्लस हो, 120 110 हो तो अलग बात है। एक बहुत बड़ा मेजर फ्लॉ एक्सपोज हुआ है संजू का। 5 मैच पे सीरीज पे 5 मैच पे 51 रन, 10 का एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। आपने प्लेट पे सजा के इनविटेशन दिया ऋषभ पंत को T20 में वापसी करने के लिए। संजू को T20 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला था क्योंकि ओपनिंग पे आ रहा था और ओपनिंग पे एक जगह खाली था क्योंकि जयसवाल खेल नहीं रहा था। अगर आप हमारा मिडिल ऑर्डर देखो T20 में पूरा पैक्ट है, ऐसा कोई है नहीं जिसको बाहर कर सकते हो। और इस टीम में तो अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, रियान पराग नहीं है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, एक सीरीज में आपने सब खराब कर दिया और इस टेक्निक के साथ आप चल नहीं सकते। आपके साथ अभी पूरे आईपीएल में, पूरे इंटरनेशनल में यही होगा जैसे सुरेश रैना के साथ होता था, जैसे एक टाइम पे शिवम दुबे के साथ होता था, जैसे श्रेयस अय्यर के साथ होता है। बाउंसर शॉट यही होगा। टाइम है आईपीएल से पहले राजस्थान एकेडमी में जाके शॉर्ट बॉल के साथ प्रैक्टिस कर लो, आईपीएल में अच्छा करो।
अगर टीम में रहना है तो, वरना बहुत बहुत कम चांसेस हो जाएगा फिर से बैकअप विकेट कीपर ही बन जाओगे आप। एक मौका था क्योंकि आप ओपनिंग पे आते थे, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ऋषभ पंत उसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था क्योंकि मिडिल ऑर्डर पूरा पैक्ड है। एक मौका शायद ईशान किशन का बन सकता है और मैं चाहता हूं कि बने। मैं चाहता हूं ईशान का आईपीएल में 500 प्लस का एक सीजन जाए। हो सकता है कि अगर 500 प्लस का सीजन आए भी फिर भी बीसीसीआई उसको कंसिडर ना करे, लेकिन मैं तो चाहता हूं ईशान किशन का एक अच्छा सीजन जाए। नाउ मूविंग टू द स्टार ऑफ द नाइट, सुपरस्टार एक्चुअली अभिषेक शर्मा। इस सीरीज जब शुरू हुआ था मैंने कहा था इस 5 मैच के सीरीज पे अभिषेक शर्मा को कम से कम 2 मैच पे अच्छा करना पड़ेगा। पहला मैच बेहतरीन गया था, उसके बाद 3 मैच पे हालांकि लंबा स्कोर नहीं था लेकिन वो टच पे था। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लंबा स्कोर नहीं करते ना तो लोगों को लगता है कि आउट ऑफ फॉर्म है। वो आउट ऑफ फॉर्म में कभी नहीं था, टच पे था, लेकिन वो इनिंग्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए स्टार्ट के बाद। लेकिन कल के मैच पे जो बैटिंग किया है, उफ, सिर्फ छक्के पे ही डील किया है। जोफ्रा आर्चर का दूसरा ओवर आता है, बहुत अच्छा बॉल था, उसमें कदमों का इस्तेमाल करके रूम बना के डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा है। अनबिलीवेबल शॉट था, बहुत अच्छा बॉल था। वो बॉल बिल्कुल भी खराब नहीं था आर्चर का, वो शॉट अभिषेक ने बनाया है। एक चीज मैंने साउथ अफ्रीका वाले टी20 सीरीज में भी कहा था कि अभिषेक का जो क्वालिटी है ना, पेसर के अगेंस्ट ऑफ साइड पे छक्का मारने का, वो भी अच्छे बॉल पे बहुत ही रेयर क्वालिटी है। मतलब क्या नहीं है अभिषेक शर्मा के पास, ड्राइव अच्छा करता है, स्पिन के अगेंस्ट पिछले 1 साल में शायद टी20 में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का ही है। शॉर्ट बॉल का एक वीकनेस था, उस पर बहुत ज्यादा काम किया इस सीरीज पे। इस सीरीज पे बहुत सारे शॉर्ट बॉल को अच्छा खेला है। एक अच्छे बॉल को कदमों का इस्तेमाल करके ऑफ साइड पे छक्का मारना, इट्स ए वेरी रेयर क्वालिटी। 2 बैट्समैन इससे पहले मैंने देखा था, लेफ्टी बैट्समैन, एक सानत जयसूर्या जो खड़े खड़े पॉइंट और कवर के ऊपर छक्का मार देता था, दूसरा एडम गिलक्रिस्ट जो आगे बढ़ के कवर के ऊपर से छक्का मार देता था। देन देयर इज अभिषेक शर्मा। मैं, आप एक चीज बताओ, अगर कोई भी छक्का मारने वाला प्लेयर है, ज्यादा छक्का कहां पे मारता है? सामने की वी पे या फिर लेग साइड पे, और कोई रेंज ही नहीं होता है। या फिर पीछे मार देते आजकल के बैट्समैन, जो सूर्या करता है, फिर तिलक वर्मा करता है, विलियर्स करता है, पीछे मार देते। ऑफ साइड पे छक्का बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है। मैं बता रहा हूं क्यों। अभिषेक शर्मा का अगर आप वैगन व्हील देखो, सिर्फ छक्के का 2 छक्का पॉइंट की इधर से, 2 छक्का आपको दिख रहा होगा कवर की इधर से, और डीप एक्स्ट्रा कवर की इधर से भी छक्का दिख रहा होगा आपको। ये वैगन व्हील्स हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अभिषेक शर्मा के जो 6-7 छक्का आया है इस जोन पे, बहुत ही रेयर है। आज के बाद अगर टी20 या ओडीआई में कोई भी सेंचुरी मारता है, उसका वैगन व्हील ओपन करो, देखो कि उसने जो छक्का मारा है ऑफ साइड में पॉइंट और कवर की दिशा पे कितने छक्के हैं, आपको देखने ही नहीं मिलेगा। अगर 1-2 देखने को भी मिलेगा, फिर देखो बॉल कौन सा है। ऑफ साइड पे तभी छक्का लगता है जब बॉल थोड़ा शॉर्ट हो, थोड़ा आपको रूम मिले, आप कट कर देते हो, तब आराम से छक्का लग जाता है ऑफ साइड में। या फिर बॉल ज्यादा ही फुल है कि बैट के नीचे आ गया, बैट्समैन ड्राइव कर दिया, कवर ड्राइव करते छक्के के लिए, जो केएल राहुल कभी कभी करता है, कवर ड्राइव करते छक्के के लिए पेसर को, क्योंकि बॉल बहुत ही फुलर था। अभिषेक का ये हाल नहीं है, वो अच्छे बॉल पे रूम बना के ऑफसाइड के ऊपर छक्का मार देता है, जो मेरे हिसाब से इसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी है। मैं कंपेयर करता हूं, और 2 लेफ्टी बैट्समैन कौन है इस सीरीज में, एक तिलक वर्मा, एक शिवम दुबे। मान लेते हैं शिवम दुबे कहां पे छक्का मारता है, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट सामने की वी पे छक्का मारता है, या फिर स्लॉक स्वीप करता है मिड विकेट की दिशा पे। तिलक वर्मा की ज्यादातर छक्के भी लेग साइड में होता है, पीछे के एरिया पे या फिर पीछे की तरफ, ठीक है, स्क्वायर लेग के एरिया पे। अभिषेक शर्मा का उल्टा ही है, उल्टा ही है। और जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी अभिषेक शर्मा का, वो है उसका माइंडसेट। फिर ये चीज समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अभिषेक के पीछे किस किसने काम किया है। युवराज सिंह, ब्रायन लारा, ट्रेविस हेड, तीनों लेफ्टी। इनमें से 2 तो बहुत बड़ा लेजेंड है। युवराज सिंह छक्के मारने में स्पेशलिस्ट, ब्रायन लारा टेक्निक में स्पेशलिस्ट, ट्रेविस हेड जिसका माइंडसेट का कोई मतलब जवाब ही नहीं है। तो ऑब्वियस है कि इन तीनों का रिफ्लेक्शन अभिषेक पे देखने को मिलेगा, और वो खुद से भी कुछ नया लेके आता है। तो ही इज ऑल 3 ऑफ देम कंबाइंड एंड देन हिमसेल्फ। बेहतरीन। और ये आईपीएल का पॉजिटिव साइड है। अगर आईपीएल नहीं होता तो अभिषेक शायद ही ब्रायन लारा के साथ इतने लंबे सालों तक काम करता, और ना ही अभिषेक को ट्रेविस हेड के साथ बात करने का मौका मिलता, जो माइंडसेट है वो समझने का कभी भी मौका मिलता। 37 बॉल पे सेंचुरी लगाया,
54 बॉल्स पे 135, 13 सिक्सेस, 250 का स्ट्राइक रेट, वन ऑफ द बेस्ट T20 नॉक आई हैव एवर सीन। क्या ना, अभिषेक का शायद जो दोनों सेंचुरी आया है वो बैटिंग फर्स्ट आया है, और मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा नहीं था। बहुत, मुझे एक बार ना अभिषेक को चेस करते हुए ऐसा बैटिंग में देखना है, एक बड़े टीम के अगेंस्ट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जो भी हो, एक बड़े टीम के अगेंस्ट 200 प्लस टोटल चेस करते अगर अभिषेक ऐसा 100 मार देना, मैं मान जाऊंगा। ही हैज ओनली दिस थिंग टू डू नाउ। चलो बहुत हो गया अभिषेक अभिषेक, अब थोड़ा मैच पे आते हैं। कर साके अपनी पहली ओवर पे एक शॉर्ट बॉल डालता है जिसमें तिलक आउट हो जाता है। तिलक हालांकि अच्छा ही लग रहा था। उसके बाद सूर्या कुमार यादव आता है। मतलब एक ही शॉट खेल के हमेशा आउट होता है। क्या सूर्या को और कोई दूसरा शॉट खेलना ही नहीं आता? मुझे समझ में नहीं आता। और कोई शॉट ही नहीं है क्या उसके पास? ई शॉट खेल के सेम पैटर्न में, और कितने बार आउट हुआ है सूर्या कुमार यादव। एक सुपरस्टार प्लेयर था हमारे T20 टीम में। सेम बॉल पे ना वो फ्लिक करता था, स्टेडियम के बाहर छक्का मारता था। केएल राहुल, मजाक नहीं कर रहा हूं। सूर्या का बहुत ही खराब सीरीज गया है। 5 मैच पे 28 रन, 5.6 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट, 5 का एवरेज। इंडिया में जो भी कैप्टन बनता है उसका एवरेज बढ़ ही जाता है कैप्टन बनने के बाद। सूर्य का उल्टा चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि अगले मैच पे अच्छा करेगा। शिवम दुबे कल के मैच पे हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के ऊपर बैटिंग करने आया था और काफी अच्छा बैटिंग किया। 13 बॉल्स पे 30 का स्ट्राइक रेट, हालांकि वो भी फिर से एक बार बाउंसर पे आउट हुआ है, लेकिन उसके बाद किसी से बैटिंग हुआ ही नहीं। अगर मैं छोड़ दूं अभिषेक और दुबे को, चलो मैं तिलक को भी गिन लेता हूं, अगर इन तीनों को छोड़ दो, किसी से बैटिंग नहीं हुआ है। आराम से 280 बनना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ है। मतलब बैटिंग हुआ ही नहीं है। रिंकू सिंह आता है और एलबीडब्ल्यू, और रिंकू का प्रॉब्लम रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा, बीच में सिर्फ रिंकू 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 ही सुनाई देता था कि रिंकू रिंकू रिंकू, सबका फेवरेट प्लेयर रिंकू बन गया था। आजकल रिंकू का नाम तो सुनाई नहीं देता। एक तो बैटिंग आता ही नहीं है ज्यादातर टाइम, हमारे टॉपर्स इतना अच्छा बैटिंग करने लगे, और जब आते हैं फिर ये हो जाता है। और मुझे सच में, मैं पहले भी कहा था कि मुझे डर लगने लग गया कि रिंकू फिर से T20 वर्ल्ड कप से पहले बाहर ना हो जाए। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, रिंकू वन डायमेंशनल प्लेयर है, और इस स्क्वाड में रियान पराग नहीं है जिसको बॉलिंग बैटिंग दोनों आता है। ये समझना पड़ेगा, रिंकू के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर एक सीरीज पे अच्छा करे। जब जब मौका मिले तब तो अच्छा करना पड़ेगा। चाहे वो 10 बॉल खेलने का मौका मिले, चाहे वो 20 बॉल खेलने का मौका मिले, इंपैक्ट छोड़ के जाना पड़ेगा रिंकू को। वरना ना थोड़ा सा ऐसे फेड होने लगा। अभी अभी ऑलरेडी नाम थोड़ा फेड होने लग गया है कि ज्यादा बात नहीं होता रिंकू का। अब इंग्लैंड के बैटिंग का क्या ही एनालिसिस करना। पहली ओवर पे फिल सॉल्ट शमी भाई को 17 रन मार देता है, तो मुझे थोड़ा सा 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का याद आने लग गया था। लेकिन शमी भाई आके दूसरी ओवर पे बेन डकेट को आउट कर देता है। वरुण चक्रवर्ती आके एक शॉर्ट बॉल डाल के जॉस बटलर को आउट कर देता है। उसके बाद हैरी ब्रूक, ना स्मॉग ना कुछ, वानखेड़े की फ्लैट पिच पे इससे स्पिन खेला नहीं जा रहा है। आप सोचो, वानखेड़े की फ्लैट पिच पे इनसे स्पिन खेला नहीं जा रहा है, फिर भी स्पिनर से ज्यादा विकेट ले रहे हैं। अभिषेक शर्मा 2 विकेट लेके गया, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट, रवि विष्णु भी शायद 2 विकेट लेके गया। बहुत ही खराब हाल है इंग्लैंड का। मेरे हिसाब से इंग्लैंड को अफगानिस्तान के डोमेस्टिक स्पिनर्स को हायर करना चाहिए, उनके अगेंस्ट दिन रात प्रैक्टिस करना चाहिए दुबई के पिचेस पे, तब जाके कुछ हो सकता है इनका। वरना तो बहुत खराब साइंस है, बहुत खराब साइंस है। शिवम दुबे आता है, एक शॉर्ट डिलीवरी डालता है, आधे पिच का डिलीवरी, कोई पेस नहीं, कुछ नहीं, इतना खराब बॉल, उस पर फिल सॉल्ट आउट हो गया। आप सोचो, मतलब इससे खराब बॉल तो मैंने नहीं देखा। बस पेस नहीं था उस पर, इसलिए आउट हो गया। फिर अभिषेक शर्मा के पहली ओवर पे 2 विकेट लेके चला जाता है। कौन कहते कि वरुण चक्रवर्ती को फील्डिंग नहीं आता? ग्राउंड कवर करके भाग के कैच पकड़ रहा है। बेहतरीन फील्डिंग किया वरुण चक्रवर्ती ने कल। मेरे कमेंट सेक्शन पे जो लोग लिखते थे कि आप जेकोब बेतल को जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, आप क्यों काउंट नहीं कर रहे जेकोब बेतल को? जेकोब बेतल को आके शिवम दुबे ने बोल्ड कर दिया। जेकोब बेतल ने इस पूरे सीरीज पे 30 बॉल्स खेल के सिर्फ 23 रन बनाए। ब्रिलियंट। आई स्टिल स्टैंड बाय माय ओपिनियन कि मेरे हिसाब से जेकोब बेतल और जेमी ओवर्टन दोनों दोनों बैकअप के प्लेयर्स ही होंगे। इनसे नहीं हो सकता इंडिया के पिचेस पे, मुझे नहीं लगता, अभी तक तो नहीं लगता मुझे। अब 1-2 महीने में कुछ अलग करे तो अलग बात है। खैर, इंडिया मैच 150 रन से जीत जाता है। वरुण चक्रवर्ती के एक शानदार सीरीज गया है। 5 मैच पे 14 विकेट, 9.85 का एवरेज, 7.7 का स्ट्राइक रेट। ब्रिलियंट। सोचो, और एक बार याद दिला दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक वरुण के अगेंस्ट कभी खेला नहीं। साउथ अफ्रीका एक टीम है जहां पे हमने देखा कि क्लासन और डेविड मिलर वरुण के अगेंस्ट न्यूबीज लग रहे थे, उनसे बैटिंग हो ही नहीं रहा था।
तो कंसिडर कर सकते हो आप वरुण को, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लेके जाओगे तो। बाकी शामी भाई ने 3 विकेट ज़रूर लिया है, लेकिन थोड़ा रस्टी लगा है। अब तो शायद ओडीआई में तीनों मैचेस खेलेंगे, जहाँ पे 10-10 ओवर भी डालेंगे तो पता लगेगा कितना अच्छा करेंगे। अभी थोड़ा-सा फॉर्म में आने में शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं तो 2 ही चीज़ देखने के लिए वेट कर रहा हूँ अभी। एक रोको का ओडीआई बैटिंग फॉर्म, क्योंकि बहुत ही खराब लगा दोनों का। रणजी का मैं दोनों रोहित शर्मा का दोनों इनिंग्स देखा। विराट कोहली तो खैर एक ही टाइम बैटिंग आया। अगर आप देखो वो बोल्ड जो हुआ ना विराट कोहली, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेजर प्रॉब्लम ये था कि आउटसाइड जो ऑफ बॉल्स थे, फिफ्थ स्टंप, सिक्स स्टंप की बॉल्स, आप जाके वो इनिंग्स फिर से एक बार देख सकते हो, हाइलाइट पे शायद होगा कहीं पे। बहुत बार बीट हुआ है विराट कोहली, और विराट कोहली बॉल को चेस कर रहा था। ऐसा नहीं है कि बॉल को जाने दे रहा था। विराट कोहली बहुत बार आउटसाइड ऑफ के बॉल पे चेस करते हुए बीट हुआ था उस इनिंग्स पे भी। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि चलो इस बार एज लग के आउट तो नहीं हुआ, इस बार फिफ्थ सिस्टम के बॉल को चेस तो नहीं किया, इस बार इन स्विंगर पे बोल्ड हो गया। नहीं नहीं, इन स्विंगर पे बोल्ड हो, बहुत अच्छा बॉल था, चलो आउट हो गया। अगर जगह पे खड़े रहते तो आउट नहीं होता शायद, लेकिन ही वाज स्टिल चेजिंग द बॉल। जो विराट कोहली का प्रॉब्लम हमेशा रहा है टेस्ट में, इन पिछले कुछ सालों में, कि बॉल के पीछे जाते हैं, बॉल को आने नहीं देते। बहुत बार बीट हुआ है। सेम गोज फॉर रोहित शर्मा, वो भी खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे दोनों इनिंग्स पे। तो एक मेजर प्रॉब्लम है। तो मुझे देखना है कि ऐसा ना हो कि सेम फॉर्म लेके ओडीआई में आ जाए। हालांकि रोहित शर्मा का ओडीआई फॉर्म बहुत ही अच्छा था, जब श्रीलंका में हमने देखा था बहुत अच्छा किया था। विराट कोहली उधर स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसे थे, बट आई होप कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप में जो था वो ऐसा करेंगे। तो मैं दोनों के फॉर्म देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक मुझे देखना है कि बुमराह कब तक फिट हो जाएंगे, क्योंकि कहा था कि फरवरी 2 तक हमें न्यूज आ जाएगा कि बुमराह कब फिट होंगे। जितना मुझे पता है अभी तक कुछ न्यूज़ आया नहीं है, तो ये 2 चीज़ देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। He was special. We cannot replace him. We cannot. They are investments from the past, not from the last 2 years, from the past.